ये आज का यूथ है, वो स्टॉक मार्केट में आना चाहता है, तो क्या बेस्ट ऑप्शन एक मिडिल क्लास के पास में आता है? मेरे ख्याल से अगर आप स्टॉक मार्केट में पहली बार एंटर करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट से, तो मैं हमेशा प्रेफरेंस दूंगा म्यूचुअल फंड्स को। किसी ने लैम्बोर्गिनी ले ली है तो किसी ने फॉर्च्यूनर ले ली है। एक महीने के ट्रेडिंग से लोग कमाए हुए दिखावा पैसे बहुत से ज़्यादा कर रहे हैं। दिखावा बहुत ज़्यादा है, असलियत कुछ और है। मे बी उसके बारे में बात करने को मिले। म्यूचुअल फंड कौन सा सही है? एक आम आदमी जिसको नॉलेज नहीं है वो कैसे सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं? पैरामीटर्स बेसिकली आपको ये बताते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड का फंडामेंटल कैसा है। रिस्क हमेशा आपको लेके चलना पड़ेगा अपने हिसाब से, और रिस्क के अकॉर्डिंग ही आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना पड़ेगा पर्टिकुलर गोल के लिए। म्यूचुअल फंड के साथ साथ लोग ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड छोड़ो, ETF की तरफ मूव कर दो। ETFs वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको आप लाइव मार्केट में करंट प्राइस पे बाय और सेल कर सकते हैं। क्या ये क्रिप्टो सही है? इसको कोई रेगुलेट कर रहा है भारत के अंदर, या फ्यूचर को देखते हुए हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि क्रिप्टो के अंदर भी SIP का बूम आ रखा है अभी कि क्रिप्टो के अंदर SIP करो, क्रिप्टो के अंदर SIP करो। क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है जिसने लोगों को 1000%, 2000% तक रिटर्न दिए। तो क्रिप्टो बस रिस्की गेम है, रेगुलेशन इसका इंडिया में नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? एक और बेहतरीन पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। आज का ये जो पॉडकास्ट है ना, ये एक सिंगल पॉडकास्ट देखने से ही आपको पर्सनल फाइनेंस की पूरी नॉलेज मिलने वाली है। बोले तो स्टॉक मार्केट की, म्यूचुअल फंड की, SIP की, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, सब कुछ एवरीथिंग आपको एक एक चीज बारीकी से इस पॉडकास्ट के अंदर देखने को मिलने वाली है, सुनने को मिलने वाली है। तो अच्छे से आप समझिएगा, क्योंकि जो हमारे गेस्ट है उनको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, और आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो मेरे साथ में है रंजन जी। रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और आपने बुलाया तो इस मौके से जयपुर भी देखने को मिला, तो काफ़ी टाइम से प्लान था, बट आज मुलाकात आपसे हुई है। चलो, तो रंजन जी को जयपुर अभी और भी घुमाना बाकी है, उससे पहले ये पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं। तो शुरुआत रंजन जी यहीं से करते हैं। कोई भी एक मिडिल क्लास आदमी है, ये आज का यूथ है, वो स्टॉक मार्केट में आना चाहता है, क्योंकि आजकल पता है FD के अंदर इन्वेस्टमेंट उतना आ नहीं रहा है जितना लोग SIP म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं। तो क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि बहुत से लोग लॉस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या फिर लंबे समय तक टिकते नहीं है मार्केट के अंदर। तो क्या बेस्ट ऑप्शन एक मिडिल क्लास के पास में आता है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब लॉस मेकिंग की बात आती है स्टॉक मार्केट में, आपने बोला कि मिडिल क्लास पर्सन या जो बिगिनर इंसान है वो आता है, लॉस करता है, एक नेगेटिव इंप्रेशन लेके वापस लौट जाता है कि यार यहाँ मेरा काम नहीं चल रहा है, स्टॉक मार्केट तो ख़राब चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो एक सही नॉलेज सबसे पहले गेन करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ट्रेन छुट्टी जा रही है, आज स्टॉक मार्केट यहाँ पे है तो कल एकदम से कहीं और पहुँच जाएगी। तो आपके पास समय है। सबसे पहले ये है कि कोई भी मिडिल क्लास बंदा, या मिडिल क्लास की बात भी नहीं कर रहे, कोई भी इनएक्सपीरियंस या बिगिनर इंसान जो स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, सबसे पहले मुझे लगता है कि उनको 1-2 महीने, 3 महीने एक अच्छी नॉलेज गेन करनी चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री वीडियोज़ आपको मिल जाती हैं, बहुत से कोर्सेज़ हैं जो आप ले सकते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कोर्सेज़ की ज़रूरत ही नहीं है। यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है। स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, ETF में इन्वेस्ट करना है। जैसे कि आपको तो चैनल है, ETF के ऊपर आप काफ़ी कुछ बताते हैं। मैं खासतौर पे म्यूचुअल फंड्स वगैरह शेयर करता हूँ और दूसरे पर्सनल फाइनेंस की चीज़ें शेयर करता हूँ। तो बहुत कंटेंट मिल जाएगा देखने के लिए। तो सबसे पहले तसल्ली से, बिना किसी भागा-दौड़ी पे या घोड़े पे सवार होके, ज़रूरत नहीं है आपको भागने की। नॉलेज गेन कीजिए आराम से, समझिए चीज़ों को। और मेरे ख्याल से अगर आप स्टॉक मार्केट में पहली बार एंटर करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट से, तो मैं हमेशा प्रेफ़रेंस दूँगा म्यूचुअल फंड्स को। क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है जिसको एक बिगिनर इंसान को बस अपना पैसा डालना है। एक थोड़ी सी चीज़ें देख के, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में क्या देखना है। थोड़ी सी चीज़ें देख के अगर कोई पैसा डालता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड्स को आपको तो मैनेज करना नहीं है। मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट्स बैठे हैं। तो आप एक सही म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, एक्सपर्ट्स उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करेंगे, आपको रिटर्न्स बना के देंगे स्टॉक मार्केट के हिसाब से। तो यहाँ पर आपका हेडेक काफ़ी कम हो जाता है। और लिमिटेड नॉलेज के साथ, बहुत कम नॉलेज चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको स्टॉक मार्केट का महारथी होना है, चार्ट पढ़ना आना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए, जैसे कि स्टॉक में रिक्वायरमेंट होती है। इन सब चीज़ों की आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बहुत आसानी से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दूसरी चीज़ ये है कि अगर ट्रेडिंग की बात करते हैं, आजकल जहाँ देखो ट्रेडिंग को लेकर इतनी वीडियोज़ बन रही हैं। किसी ने लैम्बोर्गिनी ले ली है तो किसी ने फॉर्च्यूनर ले ली है। एक महीने के ट्रेडिंग से लोग कमाए हुए दिखावा पैसे बहुत से ज़्यादा कर रहे हैं। दिखावा बहुत ज़्यादा है, असलियत कुछ और है। मे बी उसके बारे में बात करने को मिले, लेकिन जो दिखावा है, जो प्रॉफिट आपको दिखाया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट हो भी रहा है। उस प्रॉफिट का या पैसा बनाने के सोर्सेज अलग होते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि जो ट्रेडर ज़्यादा शो ऑफ करता है इन चीज़ों को, असल में वो एक लॉस मेकर भी होता है। तो
जो आप देख रहे हो ट्रेडिंग को लेके, मुझे लगता है कि उसके पीछे भागना बंद कर दीजिए फिलहाल। अगर आपको लगता है कि आप बिगिनर हैं, अभी आपको 6 महीने 4 महीने हुए हैं स्टॉक मार्केट के बारे में सुने हुए, इन्वेस्टमेंट्स को बारे में सुने हुए, तो आप पहले ढंग से समझिए चीज़ों को, पढ़िए, और उसके बाद मुझे लगता है कि आप अगर आप एंट्री लेंगे एक बेसिक लेवल से म्यूचुअल फंड से, और म्यूचुअल फंड में भी बहुत सी कैटेगरीज आती हैं, तो मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स में कोई भी अगर 3 साल 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है तो उसको कभी भी नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन रंजन जी, यहाँ पर ये सवाल देखने को मिलता है, जैसे मैं आपको बताया एज ए जर्नलिस्ट भी वर्क करता हूँ, तो कई रिपोर्ट्स ऐसी आती है कि आज के टाइम पे, अभी जैसे आपको पता है पिछले 3-4 महीने मार्केट बुरी तरह से डाउन था, तो उस समय बहुत मतलब 60% एक रेशो आया था कि SIPs बंद हुई है, लोग लॉन्ग टर्म तक नहीं चला पाते हैं उसको। तो क्या अब इतने सारे म्यूचुअल फंड हो चुके हैं, तकरीबन 2,500 के आसपास हम आंकड़ा निकाले तो 2,500 के आसपास म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड कौन सा सही है? एक आम आदमी जिसको नॉलेज नहीं है वो कैसे सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकता है? अब देखिए, ये बात आपने सही की है कि SIPs पीछे काफ़ी बंद हुई हैं और रिकॉर्ड तोड़ SIPs बंद हुई हैं। इसका रीज़न क्या है, पहले इसको समझना ज़रूरी है। तो 2024 की अगर हम बात करते हैं, जिन लोगों ने मान लीजिए 2024 में इन्वेस्टमेंट्स की थी, ये देख के कि मार्केट बहुत बढ़िया जा रही है, मार्केट ने 26,000 पकड़ लिया था, ठीक है, तो सितंबर अगस्त 2024 में जिसने भी अपनी SIP स्टार्ट की होंगी ये सोच के कि मुझे पीछे, क्योंकि लोगों को 30% 40% रिटर्न्स मिले हैं, 80% भी मिले हैं स्मॉल कैप के अंदर, यही सोच के लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन देखा क्या, मार्केट में करेक्शन आ गया लगभग 12 से 13% का। और अभी अगर हम फरवरी मार्च की बात करते हैं 2025 की, तो मार्केट लास्ट करेक्शन पूरा ले चुकी थी। तो जिन लोगों ने SIP स्टार्ट की थी अगस्त में, 6 महीने बाद भी उन्हें क्या मिला? लॉस कितना? 20% का, 25% का। और स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हो तो जाने, मुझे लगता है कि 60-50% का लॉस आराम से देखने को मिला होगा बहुत से स्टॉक्स में। बहुत से लोगों की मेरे पास क्वेरीज आई हैं, बहुत से लोगों ने मेरे को फ़ोन भी किया है जो मेरे अच्छे जानकार हैं, कनेक्शंस में हैं और थोड़ा बहुत गाइडेंस लेते हैं। तो उनके पोर्टफोलियोज़ मैंने देखे हैं कि 15 लाख के पोर्टफोलियो पे 4-4, 5-5 लाख रुपए का लॉस है। रीज़न यही है कि जब मार्केट पीक पे थी तब इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, ये सोच के कि मार्केट ऐसे ही होती है, मार्केट ऐसी परफॉर्म करेगी, लेकिन वो एक आधी नॉलेज थी। मार्केट अगर हाई पे जाती है तो करेक्शन तो वो लेगी। तो ऐसे में जो बिगिनर लोग थे जिन्होंने 2024 में इन्वेस्ट किया था अगस्त सितंबर में, उन लोगों ने पैनिक में सेलिंग करी कि भाई 5 लाख रुपए डाले, देखा तो 5 लाख के बन गए 4,80,000, फिर वो बन गए 4,60,000। तो बस इतने में जो कमज़ोर इंसान होता है स्टॉक मार्केट में पहली बार जो आता है वो निकल लेता है कि मेरा हो गया भैया, मैं और नुकसान नहीं झेल सकता। जबकि ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो स्टॉक मार्केट में पिछले मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 2 साल से भी अगर इन्वेस्ट कर रहा होगा वो समझ जाएगा इस चीज़ को कि स्टॉक मार्केट में जो ये करेक्शंस आते हैं ये थोड़े से पीरियड के लिए होते हैं, आते हैं, ये हेल्दी मार्केट है। इन्वेस्टमेंट का टाइम ही वही होता है। इन्वेस्टमेंट का टाइम ही वही होता है। बल्कि इवन जो मेरे काफ़ी जो अच्छे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, उन लोगों ने कहा था कि यार स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है, क्या करूँ? तो मैंने कहा और इन्वेस्ट कर दो, डाउन जा रही है, इससे बढ़िया समय और क्या होगा पैसा डालने का। तो वो इस चीज़ पे हैरान थे कि भाई स्टॉक मार्केट गिर रही है और तू कह रहा है कि और डाल दो पैसा, हम तो नहीं डाल सकते, हमारे बस की नहीं है। मैंने कहा बस यही वो चीज़ है जो एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर जानता है और बिगिनर इन्वेस्टर नहीं जानता है। तो अब हम बात करें म्यूचुअल फंड की, कि आपने ये तो बता दिया कि भाई कब सही टाइम है कब नहीं है, और ये बहुत नॉर्मल है, लोग जानते हुए भी गलती करते हैं। अब ये है कि सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कैसे किया जाए? सही म्यूचुअल फंड वाली बात है कि क्योंकि आपको लंबा एक्सपीरियंस है, मैं देखता हूँ कि आप शायद बहुत, मैं जब से फॉलो कर रहा हूँ आपके चैनल को, आपकी वीडियोस को, तो आप बहुत म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कुछ अच्छा डीपली नॉलेज देते हैं। हाँ देखिए, म्यूचुअल फंड को मैंने सबसे पहले इसलिए पकड़ा है क्योंकि ये बेस है आपके इन्वेस्टमेंट्स का। कोई भी बंदा पहली बार स्टॉक मार्केट में उतरता है तो वो डायरेक्टली स्टॉक में घुसेगा तो नुकसान होगा। तो मैं अगेन, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि म्यूचुअल फंड से स्टार्टिंग करो, और म्यूचुअल फंड से अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो मैंने एक तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हाँ, एक सही कंटेंट बंदे को मिलना चाहिए, सामने वाले को जो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो हम बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं, मैंने बेसिक से स्टार्टिंग करी है इस चीज़ की। तो म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे हैं, अब इनमें से एक सही म्यूचुअल फंड कैसे निकाला जाए? तो म्यूचुअल फंड निकालने के लिए अब ऐसा नहीं है कि जनरली लोग क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के सिंपली रिटर्न्स को देख लेते हैं। भाई एक साल में एक म्यूचुअल फंड ने 30% रिटर्न्स दिए तो ये म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया है, इसी में इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन जहाँ मार्केट 10% करेक्ट हुई, आपका म्यूचुअल फंड पहुंच गया 12% डाउन पे, 14% डाउन पे, आपको हो गया नुकसान। तो म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ, कई बार कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को मत देखो। रिटर्न्स तो पास्ट की चीज़ है ना, वो तो मिल गए, जरूर थोड़ी है कि वो म्यूचुअल फंड आगे भी ऐसे ही रिटर्न देगा। फ्यूचर में क्या होगा पता पॉसिबल ही नहीं हो सकता, या हो सकता है दे भी दे, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जैसा आप कह रहे हो कि इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें से कुछ म्यूचुअल फंड्स होंगे जो ठीक है कि पीछे 30% के रिटर्न्स दिए हैं तो आगे भी हो सकता है 25-30 के दे दे, लेकिन सब नहीं करते ऐसा।
तो म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं हमेशा कंसीडर करता हूँ अपनी वीडियोस में। म्यूचुअल फंड की शॉर्ट लिस्टिंग जो हम करते हैं, उन पैरामीटर्स को समझना जरूरी होता है। पैरामीटर्स बेसिकली आपको ये बताते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड का फंडामेंटल कैसा है। वो ये नहीं बताते कि म्यूचुअल फंड ने पास्ट में रिटर्न्स दिए हैं तो आगे भी रिटर्न्स देगा। फंडामेंटल्स कैसे हैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स की बात की थी जो हॉट स्पॉट में नहीं आते, उस टाइम नहीं थे, वो शायद 7th 8th रैंक पे उस टाइम रहे होंगे, लेकिन मैंने उनके ऊपर एक वीडियो डाली थी कि ये म्यूचुअल फंड्स फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे जाने वाले हैं। तो उस वीडियो पे मुझे काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिले कि आपने ऐसे म्यूचुअल फंड्स का नाम ले लिया जिसका हमने नाम भी नहीं सुना, ये म्यूचुअल फंड तो बहुत थके हुए म्यूचुअल फंड है, कभी रिटर्न देंगे ही नहीं। लेकिन अगले ही 6-8 महीने में, 10 महीने में वो म्यूचुअल फंड टॉप रैंकर्स बन गए थे, टॉप 1 में, टॉप 2 में, तो टॉप ऐसे 5 क्या में। चीज सेलेक्ट करके आपने उनको हाँ, pick अब किया? यही चीज़ है कि फंडामेंटल समझना जरूरी है। रिटर्न्स बात की चीज़ है, रिटर्न सबसे आखिरी में देखो, एक्सपेंस रेशियो किसी म्यूचुअल फंड का सबसे आखिरी में देखो। तो कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको मतलब मोटा मोटा बता देता हूँ कि क्या चीज़ कोई बंदा देख सकता है, सब जगह अवेलेबल है पब्लिकली, बहुत सारी वेबसाइट्स आप देख सकते हो। सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है किसी म्यूचुअल फंड के अंदर, वो है उसका शार्प रेशियो। शार्प रेशियो आपको बताता है कि किसी म्यूचुअल फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसा है। कि एक तरह से सिंपल भाषा में आप समझिए कि कोई म्यूचुअल फंड पे आप जितना रिस्क ले रहे हैं और उस रिस्क के मुकाबले, जो आपका रिस्क है उसके मुकाबले आपको उतने ही अच्छे रिटर्न दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा। तो जिस म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो जितना अच्छा होगा, उसको शार्प रेशियो बोलते हैं, शार्प रेशियो भी बोलते हैं, तो वट जो आपको समझना चाहें। तो जिस म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो जितना अच्छा होगा अपनी कैटेगरी में, अगर आप फॉर एग्जांपल मिड कैप म्यूचुअल फंड्स देख रहे हो या स्मॉल कैप देख रहे हो, लेट्स से स्मॉल कैप की बात करते हैं, तो स्मॉल कैप में अगर आपके सामने 20 म्यूचुअल फंड है, 20 में से आप उस म्यूचुअल फंड को देखो जिसका शार्प रेशियो सबसे अच्छा है, यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स वो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा दे रहा है, आगे भी देता रहेगा, फंडामेंटल्स उसके अच्छे हैं, उसकी होल्डिंग्स अच्छी हैं, ठीक है। दूसरी चीज आती है सोर्टिनो रेशियो। ये शार्प रेशियो का रिवर्स होता है। शार्प रेशियो एक तरह से आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में बताता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अपसाइड पे कितने हैं। सोर्टिनो रेशियो आपको डाउन साइड पे बताता है कि अगर मार्केट करेक्ट होती है तो ये म्यूचुअल फंड आपका डाउन साइड कितना प्रोटेक्ट कर सकता है। अच्छा, अगर स्टॉक मार्केट 10% गिरेगी तो क्या ये म्यूचुअल फंड 15% गिरेगा या ये म्यूचुअल फंड खाली 3% गिरेगा, ये सोर्टिनो बताता है आपको। तो सोर्टिनो रेशियो अगेन जिस म्यूचुअल फंड का हाई होगा वो म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद और पैरामीटर्स आते हैं, जैसे हम अल्फा की बात करते हैं। अल्फा है कि कोई म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले रिस्क फ्री रिटर्न्स कितने दे रहा है। अच्छा, जिस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, जिस बेंचमार्क को फॉलो कर रहा ठीक है है। उसके ऊपर रिस्क फ्री रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं। अच्छा, अगेन जिस म्यूचुअल फंड का अल्फा जितना ज्यादा होगा वो म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा होगा। अगली चीज आती है बीटा की। बीटा एक तरह से आपको अगेन ये बताता है कि बीटा सबसे पहले तो किसी भी म्यूचुअल फंड का 1 से कम होना चाहिए। अगर म्यूचुअल फंड का बीटा 1 से ज्यादा है तो वो म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा रिस्की है, वोलेटाइल है। यानी कि अगर आपका बेंचमार्क गिरेगा 10% तो बीटा अगर किसी म्यूचुअल फंड का है 0.8, तो बेंचमार्क अगर 10% गिरेगा तो आपका वो म्यूचुअल फंड 8% गिरेगा। 0.8 अगर बीटा है तो म्यूचुअल फंड 8% गिरेगा बेंचमार्क के 10% गिरने पर। किसी म्यूचुअल फंड का बीटा अगर 0.6 है तो यानी कि वो म्यूचुअल फंड 6% गिरेगा अगर बेंचमार्क 10% गिरेगा। तो बीटा आपको अगेन डाउन साइड का बताता है। तो बीटा जितना कम होगा वो म्यूचुअल फंड आपके लिए उतना अच्छा होगा। उतना अच्छा होगा। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, शार्प रेशियो, सोर्टिनो रेशियो, अल्फा, बीटा, और एक आखिरी चीज आती है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको वोलेटिलिटी बताता है किसी म्यूचुअल फंड की, कि उस म्यूचुअल फंड के जो एवरेज रिटर्न्स हैं, अगर आपने कभी ग्राफ देखा होगा एक्स वाई एक्सिस पे होता है, उसकी एक मीन पोजीशन होती है हर एक ग्राफ की। उस मीन से वो म्यूचुअल फंड कितना अपसाइड पे डिवाइड कर सकता है, कितना डाउन साइड पे डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जिस म्यूचुअल फंड का जितना कम होगा यानी कि वो म्यूचुअल फंड अपने एवरेज रिटर्न से उतना ही कम ऊपर नीचे डिविएट करेगा, यानी कि आपको वोलेटिलिटी वहां पर कम देखने को मिलेगी। मार्केट नीचे गिरती है, मार्केट में करेक्शन आता है तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा। तो ये चीज है, हमने कितनी चीजों की बात करी, शार्प, सोर्टिनो, अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, 5 चीज आपके पास हो गई। 5 चीज अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड की देख ली, आपस में कंपेयर कर लिया, तो आपके पास वो शॉर्ट लिस्टिंग में आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कुछ देखना है तो अब आप देखिए रिटर्न्स। अब हम रिटर्न्स की बात करते हैं कि अगर इसके सारे फंडामेंटल्स ऐसे हैं म्यूचुअल फंड के, तो ये रिटर्न्स कितने दिए हैं इसने पास्ट में। अब आप देखो, अब रिटर्न्स भी आप ऐसा नहीं कि 1 साल के देखोगे, 6 महीने के देखोगे। म्यूचुअल फंड के केस में कम से कम 3 महीने के रिटर्न्स आपको देखने हैं। 3 महीने, सॉरी, 3 साल के रिटर्न्स देखने हैं। 3 साल से नीचे रिटर्न्स आपको देखने ही नहीं है उस म्यूचुअल फंड के। अगर वो म्यूचुअल फंड नया है, अभी उसको 3 साल पूरे हुए ही नहीं, तो ऐसे म्यूचुअल फंड को तो पहले अपनी लिस्ट से बाहर कर दो, एटलीस्ट 3 साल तो कंप्लीट करने दो उसको। तो 3 साल या उसके ऊपर के ड्यूरेशन पे आपको पास्ट रिटर्न्स देखने हैं। जिस म्यूचुअल फंड के अच्छे होंगे उसको अगेन आप शॉर्ट लिस्टिंग में डाल दो, अलॉन्ग विद जो पैरामीटर्स की हमने बात की है। ये हो गया।
फाइनली लोग क्या करते हैं, लोगों के अंदर कुछ मिसकंसेप्शन है कि जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा वो म्यूचुअल फंड उतना ही अच्छा उतना होगा। अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में बताया भी बहुत जाता है ना, वीडियोस हैं बहुत और सब जगह पता यही नहीं ये बात है। चीज़ कहाँ से मतलब फैल रही है कि मतलब मेरे पास भी अलग से भी क्वेरीज आती हैं, मैं वीडियोस खुद भी देखता हूँ। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा वो म्यूचुअल फंड अच्छा होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी ट्रू नहीं हो सकता। भाई कोई म्यूचुअल फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो लेट से 0.4% है, लेकिन वो आपको रिटर्न ही ऐसे दे रहा है कि उसकी रैंकिंग में ही वो 12th-15th पोजीशन पे आता है, तो उस एक्सपेंस रेशियो का आप क्या कर लोगे? एक म्यूचुअल फंड है जो आपका जिसका एक्सपेंस रेशियो है लेट से 0.7% का, 0.3% ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल के बराबर का, लेकिन वो रिटर्न्स ऐसे दे रहा है कि वो टॉप 2 टॉप 3 रैंक में बैठा हुआ है। तो कौन से म्यूचुअल फंड के साथ आप जाना चाहेंगे? भाई मैं तो उसके साथ जाना चाहूँगा जो रैंकिंग में अच्छा जा रहा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, एक्सपेंस रेशियो मुझे सबसे लास्ट में देखना है या मुझे देखना ही नहीं है, छोड़ दो उसको। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में इस तरीके से सेलेक्ट करते हो तो आपके पास मेरे ख्याल से एक अच्छा म्यूचुअल फंड बन सकता है। बन सकता है। और म्यूचुअल फंड्स को आपस में कंपेयर करने के लिए अगेन आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, उनको आप रेफर कीजिए। कुछ के लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, तो उसके थ्रू लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे जाके वो कंपेयर कर सकते हैं, तो एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है रंजन जी, तो एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब बात ये आती है कि इसको कितने लंबे टाइम के लिए करना है, या एसआईपी करनी है या लमसम करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आपने फाइनली डिसाइड कर लिया कि भाई मैं इस म्यूचुअल फंड के साथ जाऊँगा, मेरे को सब कुछ ठीक लग रहा है, मुझे इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते टाइम हमेशा एक चीज़ कही जाती है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड को अपने गोल के साथ अटैच करके रखो। सबसे पहले आप ये देखो कि जो पैसा आप इस म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, डाल तो रहे हैं, ये पैसा आपको वापस कब चाहिए? किस चीज़ के लिए चाहिए? अगर आपको पैसा 3 साल से पहले-पहले चाहिए, तो म्यूचुअल फंड बहुत ख़राब जगह है या स्टॉक मार्केट बहुत ख़राब जगह है, इसमें पैसा मत डालो। 3 साल में कितना लॉस आपको देखने को मिल जाए या जहाँ पर आप हैं वहीं पर ही रह जाएँ, और आपने एक्सपेक्ट किया हो कि भाई 3 साल बाद मुझे 30% 40% करके मिलेगा, तो वो एक्सपेक्टेशन आपकी ख़राब हो जाएगी। फिर आप अब हो जाएगी। एक गलत इंप्रेशन स्टॉक मार्केट का लेके जाओगे और बाहर जाके वही चीज़ मतलब फैलेगी फिर कि भाई स्टॉक मार्केट ख़राब है, ये वो। खराब है। तो 3 साल से कम में आपको स्टॉक मार्केट से दूर रहना है, इस पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, किसी भी म्यूचुअल फंड में भी नहीं करना, भले ही वो इंडेक्स फंड ही क्यों ना हो, नहीं करना आपको। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करनी है गोल के हिसाब से। अब गोल की बात आती है तो गोल आपका कम से कम 5 साल दूर होना चाहिए। ठीक है, लेट्स से आपको एक कार लेनी है, आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो। कार आपको लेनी है लेकिन 5 साल के बाद। अगर आपकी अभी जॉब लगी है, आप अभी लेट्स से 24 साल के हो, आप 29-30 साल में मे बी शादी-वादी का प्लान कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको कुछ रिक्वायरमेंट हो, तो सबसे पहले गोल सेटिंग होती है। हर एक म्यूचुअल फंड आपका उस गोल के साथ अटैच होना चाहिए। जैसे कार की बात आती है, वो 5 साल का गोल है आपका, एग्जाम्पल के लिए। तो आपको सिर्फ एक ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है जिसमें आपको 5 साल के लिए लगता है कि हाँ, ये म्यूचुअल फंड मुझे नुकसान नहीं देगा। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप 5 साल के लिए बस सीधे स्मॉल कैप में डाल देंगे पैसा उठा के, स्मॉल कैप सबसे बढ़िया रिटर्न देगा और मैं 5 लाख इन्वेस्ट करूँगा, 10 लाख मुझे मिल जाएँगे 5 साल के बाद और मैं एक बढ़िया 10 लाख की कार ले लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो जितना छोटा आपका गोल होगा, आपका रिस्क एक तरह से आपके इन्वेस्टमेंट्स पे उतना हाई है, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्की होती है, स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम 5 साल के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो स्टॉक मार्केट आपको लॉस नहीं देगी। ये एक उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, और पास्ट में देखा गया है कि ऐसे में नुकसान नहीं ऐसा देखने को कोई मिला। मौका आया नहीं है ना? ऐसा कोई मौका आया नहीं है, क्योंकि फ्लक्चुएशंस आते हैं, 1 साल 2 साल आते हैं, 3 साल तक भी आ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट उठ जाती है। कोविड सबसे बड़ा क्रैश था, लेकिन मेरे ख्याल से 4-5 महीने में मार्केट जो पुराना लेवल था उसको ब्रेक करके ऊपर निकल गई। ठीक है, तो मार्केट को ऊपर जाना है। तो गोल सेटिंग बहुत सी चीज़ों की होती है। सबसे पहले कार हो गई। अगेन हो सकता है कि आपको अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी हो, तो आपका बच्चा अगर आज के टाइम पे 5 साल का है और 20वें साल पे आप उसके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, मे बी मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कुछ भी ऐसा हो, या बाहर विदेश भेजना हो, तो आपके पास 15 साल का समय है। तो आप उस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करेंगे अगले 15 साल के लिए। 15 साल तक उस म्यूचुअल फंड से पैसा आप बाहर नहीं निकालेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। जो म्यूचुअल फंड आपने जिस गोल के लिए अटैच किया है, उस म्यूचुअल फंड से पैसा सिर्फ तभी निकलेगा जब वो गोल मेरा नज़दीक आ जाएगा, या उस गोल के लिए जब मुझे पैसा चाहिए होगा। उससे पहले उस म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं निकलेगा बाहर। ठीक है, तो ऐसे गोल सेटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी। आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए करिए, शादी के लिए करिए, और फर्दर प्लान्स के लिए करिए, अपने रिटायरमेंट के लिए करिए। गोल्स इंपॉर्टेंट हैं और गोल्स के साथ ही म्यूचुअल फंड को अटैच करना पड़ेगा। आपके पास तीन डिफरेंट गोल हैं, तो मे बी आप 6 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करें। 2-2 म्यूचुअल फंड को एक-एक गोल के साथ अटैच कर दिया। एक लार्ज कैप ले लिया, एक स्मॉल कैप ले लिया, एक मिड कैप ले लिया, एक स्मॉल कैप ले लिया, डिपेंडिंग अपॉन जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका मतलब एक जगह पैसा ना ब्लॉक करके हम अलग-अलग उसको अलग-अलग डाइवर्सिफाई डाइवर्सिफाई कर करना ज़रूरी है। जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल दिया क्योंकि स्मॉल कैप ने 60-70% के रिटर्न्स दी हैं।
बहुत रिस्की काम होता है वो वाला। अब रिस्क ऐसा नहीं है कि मतलब मैं फिर वही बात आ जाती है कि ऐसा नहीं आपका पैसा डूबेगा, लेकिन रिस्क ये होता है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, भाई मैं 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे 20 लाख मिलने चाहिए 10 साल के बाद, रिस्क यहाँ पर आ जाता है। क्या पता आपको 20 लाख ना मिले, क्या पता आपको 17 लाख मिले, क्या पता आपको 15 लाख मिले। तो रिस्क यहाँ पर हो गया कि आपको यहाँ पर 3 लाख का नुकसान हो गया, 2 लाख का नुकसान हो गया, लेकिन कैपिटल पर नुकसान नहीं हुआ, आपने जो एक्सपेक्ट किया था उस पर नुकसान हो गया। तो ये आपका रिस्क होता है। तो रिस्क हमेशा आपको लेके चलना पड़ेगा अपने हिसाब से, और रिस्क के अकॉर्डिंग ही आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना पड़ेगा पर्टिकुलर गोल के लिए। तो जैसा आपका सवाल था, आपने बात की थी एसआईपी की। तो एसआईपी की जब हम बात करते हैं तो एसआईपी को एक सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, खासतौर पर लॉन्ग टर्म की जब हम बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, अगर आप एसआईपी के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट्स का एवरेजिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, उसका बेनिफिट आपको एसआईपी के थ्रू मिलता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में जो भी वॉलेटिलिटी आती है, जो भी नॉइस आती है, वो नॉइस धीमे धीमे खत्म होती चली जाती है, कैंसिल होती चली जाती है, क्योंकि आप ऊपर भी बाय कर रहे हैं, आप डिप पे भी बाय कर रहे हैं, आप मिड पे भी बाय कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपकी एक मीन पोजीशन चलती चली जाती है, आपकी एसआईपी उसको मैनेज करती है। बेस्ट तरीका है एसआईपी। अब लोग क्या करते हैं, एसआईपी को भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हम डेली एसआईपी करते हैं, वीकली एसआईपी करते हैं, 15 डेज की एसआईपी करते हैं। मतलब क्या जरूरत है इतना कॉम्प्लिकेशन लेने की। सिंपल 1 मंथ की एसआईपी आप लेके चलो, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाओ, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी आसान बनाओ, और मंथली एसआईपी मोर देन इनफ है किसी भी काम के लिए, किसी भी गोल के लिए। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है। अगली हम बात करते हैं, आपने सवाल किया था लमसम को लेके। तो लमसम इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। लमसम ऐसा नहीं है कि आज मार्केट में आपने देखा कि भाई 2% 3% का डिप आया और मैंने उठा के 10 लाख रुपए डाल दिए। क्या पता वो अभी डिप शुरू हुआ है, 6% पे भी जा सकता है, 7% पे भी जा सकता है, 12-13% पे भी जा सकता है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट अगेन थोड़ा सा ट्रिकी खेल हो जाता है कि जो भी आपकी लमसम आपके पास अमाउंट है, लेट्स से 10 लाख, तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि मैं इस पैसे को एक साथ ना डाल के मैं इसको ब्रेक कर दूँ। मैं इसको 1 लाख करके 10 टाइम्स भी ब्रेक कर सकता हूँ, मैं इनको 2 लाख करके 5 टाइम्स भी ब्रेक कर सकता हूँ। और जब भी मुझे डिप्स मिलते हैं मार्केट में, अभी मैंने रिसेंटली ही बिल्कुल इस जस्ट वीडियो से जस्ट पहले ही हम जो बात कर रहे हैं 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई है इन्वेस्टिंग ऑन डिप्स की, जहाँ पर मैंने स्लॉट्स आपको बताए हैं कि मार्केट में अगर आपको 3-4% का डिप देखने को मिलता है तो उसको हम बोल देंगे एक स्लॉट। स्लॉट्स में आप इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। 3% का टिप मिला लमसम, 4% का टिप मिला थोड़ा सा और पैसा, ऐसे करके। तो लमसम स्ट्रैटेजी लंबे समय के लिए चलती है। उसमें आपको आपका 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने में आपको 1 साल भी लग सकता है, आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो एक्सपीरियंस है, आप जिस तरीके से मार्केट को जज करते हो उसके हिसाब से। तो थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत होगी उसके लिए। मैं मतलब यही कहूँगा कि लमसम के लिए कभी भी आप जल्दीबाजी ना करें, धीमे धीमे अपना पैसा डालें मार्केट में, जिससे कि अगेन रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपको मिल सके। अब सवाल आता है रंजन जी, जैसे आपने म्यूचुअल फंड तो समझा है कि म्यूचुअल फंड ये है, लेकिन आजकल मार्केट के अंदर ईटीएफ्स भी काफ़ी पॉपुलर होने लगे हैं। म्यूचुअल फंड के साथ साथ लोग ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड छोड़ो, ईटीएफ की तरफ मूव कर दो। मैंने बहुत से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को भी ये देखा है, मतलब फाइनेंस एक्सपर्ट हम कह सकते हैं कि वो लोग ये कह रहे हैं कि ईटीएफ्स बेहतर हैं, लेकिन अभी भी उतनी समझ लोगों को ईटीएफ्स की नहीं है। गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट भी होती है बहुत ज़्यादा। तो क्या चीज़ आप दोनों में से सही मानते हैं, म्यूचुअल फंड सही है या ईटीएफ सही है? देखिए, जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करनी है तो आप म्यूचुअल फंड से करो। बेस है आपका, बेस से स्टार्टिंग करते हैं। म्यूचुअल फंड के से अपोजिट एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, जो डायरेक्टली स्टॉक्स आप बाय करते हैं। तो स्टॉक्स अगेन रिस्की हो जाते हैं जब तक आपको स्टॉक मार्केट की पूरी नॉलेज, स्टॉक्स की पूरी नॉलेज नहीं है, उनके फंडामेंटल्स के बारे में नहीं पता, और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको नहीं आता, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ तक जा सकता है, इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं पता। तो इन दोनों के बीच का एक सोल्यूशन निकाला गया है अपनी स्टॉक मार्केट में, जो कि है ईटीएफ्स। ईटीएफ्स वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको आप लाइव मार्केट में करंट प्राइस पे बाय और सेल कर सकते हैं। एक तरह से म्यूचुअल फंड का एनएवी कब डिक्लेयर होता है? डे के क्लोजिंग के बाद, उस दिन का एनएवी निकल के आता है शाम को, ठीक है। ईटीएफ का एनएवी बिल्कुल लाइव चलता है, भाई ये लाइव प्राइस है, ईटीएफ का प्राइस है 145 रुपीज़, अब बाय करोगे या सेल करोगे, इस तरीके से। अब जहां पर बाइंग और सेलिंग लाइव मार्केट में आ जाती है, वहां पर आ जाते हैं बायर और सेलर। भाई कोई सेल करेगा तभी तो आप उसको लाइव मार्केट में बाय करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। या फिर अगर आपको बेचना है तो जब आप बेचोगे तभी तो सामने वाला खरीदेगा, या सामने खरीदार होगा तभी तो आप बेच पाओगे। तो जहां पर बायर सेलर आ जाते हैं, यहां पर आ जाता है गैप। एक सेलर है, वो ईटीएफ को 160 रुपए पे सेल करना चाहता है, लेकिन बायर कहता है कि नहीं मैं तो 155 में खरीदूंगा, मुझे सस्ता चाहिए, ये कहता है मुझे महंगा बेचना है। तो ये जो 160 और 155 का गैप है 5 रुपए का, इसको हम बोल देते हैं स्प्रेड। ये स्प्रेड ईटीएफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है।
लोग क्या करते हैं ईटीएफ में, ईटीएफ लाइव मार्केट में चल रहा है, मार्केट ऑर्डर प्लेस कर दिया और मार्केट के प्राइस पे ही उसको बाय कर लिया, ठीक है। मान लो ईटीएफ का करंट प्राइस चल रहा था 160 रुपये, लेकिन 160 रुपये पे कोई सेल नहीं कर रहा था, किसी ने अपना सेल ऑर्डर प्लेस किया हुआ था 165 रुपये का। तो जैसे ही आपने बाय पे क्लिक किया, आपको 160 के बजाय 165 पे मिल गया, तो खरीदते ही नुकसान हो गया। 5 रुपये का नुकसान तो आपको तुरंत ही हो गया ना, 165 पे आपने बाय कर लिया। तो ईटीएफ अगेन थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए ईटीएफ को बाय करने की, सेल करने की, लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है, मार्केट ऑर्डर कब प्लेस करना है। तो ईटीएफ एक हॉट टॉपिक आज के टाइम पे देखा जाए तो, हर जगह ईटीएफ की बातें हो रही हैं, ईटीएफ में प्रॉफिट मिलेगा। तो ईटीएफ को लोग प्रीफर इसलिए कर रहे हैं खासतौर पे आज के टाइम पे कि ईटीएफ में जैसे मार्केट में आज ही के दिन डिप आ गया 1% का, तो लोगों ने क्या करा, 3 बजे मार्केट में डिप आया, 3 बजे ईटीएफ बाय कर लिया। अब 3 बजे कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैंडल पूरा मार्केट रिवर्स मार जाती है, पूरा 1% रिवर्स 3 बजे कैंडल पे, तो वहाँ पर ईटीएफ में आपको बेनिफिट मिल जाता है। जबकि अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, अगर मार्केट ने डिप लिया है, मान लो 3 बजे तक डिप लिया है और आपने म्यूचुअल फंड का ऑर्डर प्लेस कर दिया 3 बजे से पहले, तो आपको म्यूचुअल फंड में सेम डे का एनएवी मिलेगा, लेकिन कौन सा एनएवी मिलेगा, मार्केट की क्लोजिंग वाले टाइम का। ईटीएफ में आपको लाइव प्राइस पे मिल जाएगा। तो जिन लोगों को ईटीएफ बाइंग और सेलिंग करनी आती है, जो ट्रेडिंग करना जानता है खासतौर पे ईटीएफ, तो ईटीएफ में मैं इन्वेस्टमेंट्स नहीं कहूँगा, ईटीएफ को मैं ट्रेडिंग कहूँगा, क्योंकि जहाँ पर इक्विटी मार्केट की बात आ जाती है, लाइव मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग की, उसको मैं ट्रेड बोलूँगा, जनरल भाषा में ट्रेड ही कहा जाता है। तो ईटीएफ ट्रेडर्स के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर आप साधारण इन्वेस्टर हैं, अभी शुरुआत है आपकी, 6 महीने साल भर हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो सिरदर्दी भी कम होगी, आपको सुकून अच्छा मिलेगा और मार्केट को बार बार देखने और टाइम करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग यही तो गलती करते हैं, बार बार खोल के डेली उनको देखना है, हाँ, वॉच करना है। ये कि लत कितना... लग जाती है असल में, ये लत है कि आप ऑफिस में बैठे हैं, भाई मार्केट खोली 10 बजे कहाँ है, 10:30 बजे खोली, 11 बजे खोली। ये जो ट्रेडर लोग हैं वो करते हैं काम, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, सुकून से अपने इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपका गोल है 7 साल 8 साल का, तो फिर क्यों लाइव मार्केट देखनी, मत देखो ना, एसआईपी चलने दो। अगर डिप आता है 3-4% का तो बाय कर लो, अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो, ये तो कुछ देखना ही नहीं आपको। सही है। लेकिन अब ये बताइए कि जैसे म्यूचुअल फंड आपने बता दिया कि सेलेक्ट कैसे करना है, बहुत बेहतरीन चीज़ आपने अच्छे से समझाई, कितने टाइम के लिए करना है, क्या क्या गोल्स होने चाहिए, वो आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब सवाल आता है कि क्या पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में ही डाल देना सही है? क्योंकि बहुत से लोग आजकल आप देखते होंगे हर वीडियो के अंदर ये आपको सपने दिखाए जाते हैं कि आप अरबपति बन जाओगे, आप करोड़पति बन जाओगे, आप अपनी इतनी वेल्थ बना दोगे, ये आपको पर्टिकुलर हर वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो क्या सारा पैसा उसके अंदर ही डालना सही है? अब अगेन यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की बात आ जाती है। जैसे अभी हम म्यूचुअल फंड के अंदर डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे थे कि भाई म्यूचुअल फंड में खाली स्मॉल कैप में मत डालो, मिड में भी डालो, लार्ज में भी डालो, मिक्सअप में भी डालो, ऐसे करके फ्लेक्सी कैप में भी डाल लो। तो अब अगेन आपकी बात आ जाती है कि आप किस उम्र में खड़े हैं अभी, क्या आप 25 साल के हैं, क्या आप 30 साल के हैं, क्या आप 40 साल के हैं, उसके हिसाब से आपका ये मतलब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना पैसा मेरा म्यूचुअल फंड में जाएगा। ऑब्वियसली पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं डाल सकते आप, नहीं डालना चाहिए, क्योंकि रिस्क बहुत हाई हो जाता है। इक्विटी मार्केट का जहाँ नाम आ जाता है वहाँ पर आपका रिस्क आ जाता है। तो आपके पास गोल्ड ऑप्शन है, गोल्ड आपको फिजिकल बाय नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप गोल्ड ETF बाय करो। उसके अलावा US मार्केट के कुछ इंडेक्सेस हैं उसमें डालो, जो हैंग सेंग इंडेक्स वगैरह है उसमें पैसा डाल सकते हो ETF में। उसके अलावा डेट फंड्स हैं, डेट फंड्स में आप पैसा डाल सकते हो। लेट्स से अगर आपकी एज 45 है, 50 है, आपको कैपिटल उस टाइम प्रिजर्व करना ज़रूरी होता है। प्रॉफिट मिले ना मिले, लेकिन मेरा कैपिटल जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं लाइफ के ऐसी स्टेज पे खड़ा हूँ जहाँ पर मैं नौकरी अगर मेरी छूट जाती है तो नई नौकरी हो सकता है ना मिले, या कुछ भी ऐसा रिस्क आता है। मान लो मेरा पैसा आज मैंने डाला 50 लाख रुपए, अगर वो घट के 45 लाख हो जाता है तो 5 लाख का लॉस मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरे आगे बहुत सारे गोल्स हैं, मेरे बच्चों के गोल्स हैं, एजुकेशन के गोल्स हैं। तो आपको रिस्क हैंडल करना पड़ेगा, जहाँ रिस्क आपको हैंडल करना पड़ेगा वहाँ पर आपको अलग अलग एसेट क्लासेस में मूव होना ज़रूरी है, कि म्यूचुअल फंड्स प्लस गोल्ड प्लस डेट फंड्स, कोई बॉन्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई साल भर का बॉन्ड है, 2 साल का बॉन्ड है, इस तरीके से। तो थोड़ा सा आपको डाइवर्सिफाई मोड में चलना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नहीं, मेरा अब ये यहाँ पर क्या मतलब पूछने का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट एक ऑप्शन है कि एक सैलरी मंथली आ रही है, वो 30,000 भी हो सकती है, वो 50,000 भी हो सकती है, वो 1 लाख भी हो सकती है। तो उसके अंदर से मान लीजिए मैंने 20,000 रुपये म्यूचुअल फंड में मैंने SIP कर रखी है, मैंने लमसम कुछ भी मैं करता हूँ, महीने की करता हूँ, तो क्या इसके अलावा भी मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ या अपनी लाइफ को सिक्योर कैसे कर सकता हूँ? तो राहुल जी, जब जैसे हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो लोग क्या सोचते हैं कि हम अपना पैसा बस स्टॉक मार्केट में डालते रहें, इक्विटी मार्केट में डालते रहें।
आज मैं पैसा डालूंगा, लेट से अगले 5 साल के लिए मैं कुछ SIP कर रहा हूँ 10-10 हज़ार रुपये की, तो 6वें साल में 7वें साल में अगर मुझे मे बी कुछ 3-4 लाख 5 लाख रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएँ। लेकिन इस बीच आप ये सोचिए कि आपका जो आपकी दूसरी चीज़ों पे रिस्क है, आपकी हेल्थ पे रिस्क है, आपकी लाइफ पे रिस्क है, इन सब को भी आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि आपको अपने रिस्क थोड़े से कम करने पड़ेंगे। मान लीजिए कि आज आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है आपके ऊपर, और वो मेडिकल इमरजेंसी ऐसी आती है जो आपके खाते से सीधे 10 लाख रुपए लेके उड़ जाती है। आप उसके लिए तैयार नहीं थे, तो ज़रूरी है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, पीछे आपकी फैमिली है, डिपेंडेंट्स हैं, तो आप अपने लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेके रखें। हेल्थ इंश्योरेंस ये इंश्योर करता है कि अगर आपको कोई भी हेल्थ कंडीशंस आती हैं तो वो वहाँ से कवर आपको मिल जाता है। लोग इस पे भी डाउट करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में फ्रॉड होता है, कवरेज नहीं मिलता, ये सब चीज़ें। तो एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस आप सोच समझ के सही तरीके से सही जगह से बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप R&D करेंगे चीज़ों के ऊपर, एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस आप बाय कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस सब में सस्ती चीज़ होती है, एक बहुत ही छोटे प्रीमियम पे आप एक बड़ा कवरेज ले सकते हैं टर्म इंश्योरेंस का। लेट्स से अगर मैं 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस की बात करता हूँ, तो आप मंथली 1000-1200 रुपये की प्रीमियम पे आप आराम से 1 करोड़ रुपीज़ का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। और 1000-1200 रुपये मुझे लगता नहीं कि अगर कोई बंदा है जो 50,000 की सैलरी पे बैठा हुआ है, 20 साल इन्वेस्ट करता है, तो 1000-1200 कुछ भी होता है। अल्टीमेटली इन दी एंड आपकी फैमिली को वहाँ पर सेफ्टी मिल जाती है कि कल को अगर जो बंदा पैसा डाले बैठा है स्टॉक मार्केट में, आपकी फैमिली को नहीं पता आप कितना पैसा डाल रहे हो, कहाँ पे पड़ा है, कहाँ से रिडीम करना है, कौन से म्यूचुअल फंड में है। अल्टीमेटली ये एज अ बैकअप का काम करता है जो टर्म इंश्योरेंस है, कि इन केस अगर इन्वेस्टर ही ना रहा तो फैमिली को सिक्योर कैसे करेंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, और कुछ पैसा आप FD में डाल कर रखें जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी फंड। कल को कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस की ही मान लेते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कवर्ड नहीं होती। मतलब अर्ली इलनेस होती है, कुछ इलनेस होती है जिन पर वेटिंग पीरियड होता है, 3 साल का वेटिंग पीरियड है, 2 साल का वेटिंग पीरियड है। तो ऐसे में आपके पास एक इमरजेंसी फंड अगर इकट्ठा है तो आपके ऊपर एक बर्डन नहीं आता कि भाई मुझे अपने म्यूचुअल फंड ही सेल करना पड़ गया। तो खतरा आपके म्यूचुअल फंड को नहीं होना चाहिए। जो भी आपके ऊपर इमरजेंसी इंस्टेंट आ रही है वो म्यूचुअल फंड से रिडीम करने की नौबत आपकी ना आए, इस तरीके से आपको प्लान लेके चलना पड़ेगा। तो अगेन हेल्थ इंश्योरेंस हेल्प करता है, आपका इमरजेंसी फंड यहाँ पर हेल्प करता है, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपने म्यूचुअल फंड्स में की हुई हैं 15 साल के लिए आपने सोच के, वो इन्वेस्टमेंट्स ब्रेक नहीं होंगी, उनकी कंपाउंडिंग ब्रेक नहीं होगी। तो एक प्रॉपर प्लान अगर आप लेके चलें, सोच समझ के, ढंग से तसल्ली से बैठ के सोचें, हड़बड़ी ना करें कि भाई आज 20 लाख है तो बस मैंने डाल दिए, वो नहीं होना चाहिए। ये सब बातें हम भी बहुत बताते हैं, करते भी, क्योंकि मैं अगर ये मानता हूँ कि रेशियो निकाले ना तो आपको बहुत कम रेशियो ऐसा देखने को मिलेगा जो ये सब चीजें मेंटेन करके चल रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो आज का यूथ है ना, वो सैलरी चाहे से 30,000 हो, 50,000 हो, आते सबसे पहले आईफोन चाहिए, एक अच्छी सी बाइक चाहिए या कार चाहिए, मतलब एक लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी लोन वाली चाहिए उनको, या क्रेडिट कार्ड भी इतने सारे होंगे, 2-3 क्रेडिट कार्ड, 4 क्रेडिट कार्ड मेंटेन कर रहे होंगे, पता चल रहा है उनका उन पे पेनल्टी लग रही है। तो ये लोन का जो माया जाल है, इससे कैसे बाहर निकला जाए, या फिर देखिए इसको कैसे मेंटेन करके चले? ये ना असल में आजकल लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस जो है ना बहुत बढ़ गए हैं। बंदे के पास पहली नौकरी लगेगी, पहली सैलरी आएगी 20,000 रुपये की, और सबसे पहले वो चीज़ लेगा जिसमें वो इंप्रेशन मार सके, अमीर दिख सके। मे बी वो आईफोन हो, मे बी वो एक बाइक हो, बाइक फिर चाहे वो EMI पे उठाए, अपने पिताजी से पैसे लेके कोई इन्वेस्टमेंट तोड़वा के ले, लेकिन लेगा। तो अगेन वही चीज़ है कि जो चीज़ आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि उसकी लाइफ ऐसी, उसकी लाइफ वैसी, लेकिन उसकी असलियत में अगर आप जाके देखेंगे तो हो सकता है वो आपको वैसा ना दिखे। तो इसको अगेन एक डिसिप्लिन कहेंगे, जो कि मुझे पता है कि हाँ मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। हम किताबों में कह सकते हैं, हम बोल के कह सकते हैं, क्योंकि आजकल इन्वेस्टमेंट का पार्ट कम जा रहा है और लोन की EMI लोगों की ज़्यादा जा रही है, ये फैक्ट है। हाँ, अब अगेन देखो, जो समझदार आदमी है, मुझे लगता है कि जो अपनी समझदार वाली एज, मतलब इन अ सेंस अगर मैं बोलूँगा कि मिड 30s में है, 32-35 की एज में है, 38 की एज में, वो जानता है, वो इन सब के थ्रू जा चुका है। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कंट्रोल करो, सेल्फ कंट्रोल करो, नहीं आपको पैसा खर्च नहीं करना। आपको करना है, एक्सपेरिमेंट करना है तो करके देख लो भाई, 4-6 महीने, साल भर, कि आपने जो एक्सपेंसेस आपने किए हैं उसके थ्रू आपके ऊपर डेट आ रहा है, कितना डेट आ रहा है, इस तरीके से। मे बी आपको ठोकर लग के समझ में आए कि हाँ यार, जो लोग बोलते हैं या इस पॉडकास्ट में जो बातें हो रही हैं, मे बी आपको साल भर बाद समझ में आए, 2 साल बाद समझ में आए। तो अगेन वही चीज़ है कि जब तक आदमी चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस नहीं करता, उसको लिखी हुई बातें समझ में नहीं आती, बोली हुई बातें समझ में नहीं आती। तो अगर आप, जो हम बोल रहे हैं, हम उसी एज में हैं मेरे ख्याल से,
ये हम 35 प्लस में हैं इस तरीके से, तो हम जानते हैं दुनियादारी क्या है, कैसे है। तो अगर इस पॉडकास्ट के थ्रू हम ये चीज़ स्प्रेड कर रहे हैं कि भाई डेट मत बढ़ाओ, क्रेडिट कार्ड का यूज़ उतना ही करो जितनी आपकी जितनी ईएमआईज़ आप पे कर सकते हो। या अगर आप आईफोन खरीद रहे हैं, आप नो कॉस्ट ईएमआई पे फ़ोन बाय कर रहे हैं, तो वो नो कॉस्ट ईएमआई भी इतनी होनी चाहिए कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स रोकनी पड़े, आपको मर के कहीं से पैसा निकाल के देना पड़े, वो हालात नहीं होने चाहिए। आप ले लो, आईफोन का आपका शौक है, आप ले लो। आपकी जो भी मंथली सैलरी है, आपकी ईएमआई उसके 20% से ऊपर नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में। तो अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, यानी कि आप 20,000 रुपए की पर मंथ की ईएमआई दे सकते हैं, कंफर्टेबली दे सकते हैं। 80,000 आपके पास अभी भी है, 50,000 आपकी सैलरी है, तो आप 10,000 रुपए एज एन ईएमआई अपने जो लेविश खर्चे होते हैं उनमें दे सकते हैं, चलेगा। लेकिन वो जो 40,000 रुपए बचे हैं आपके पास, वो उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको सही जगह पे लगा लो। तो एक होता है ना कि गिल्ट फ्री स्पेंडिंग्स जो होती हैं, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग्स में आप कुछ पैसा डालो। आपकी इन हैंड सैलरी का 20% हो सकता है, 10% हो सकता है। आप उसको गिल्ट फ्री स्पेंड करो, आराम से स्पेंड करो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। आपकी लाइफ है, आज आप कमा रहे हो, आज ही इंजॉय कर सकते हो, तो आप इंजॉय करो। लेकिन एक पार्ट ऐसा है जिसको आपको नहीं छेड़ना चाहिए, आपको उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो रंजन जी, जैसा कि कुछ लोन्स क्या बेहतरीन भी होते हैं, जैसे कोई इंसान मकान बनाने के लिए ले रहा है या नया घर खरीदने के लिए लोन ले रहा है, तो वो मेरे ख्याल से बढ़िया है लोन लेना, क्योंकि वो एक गुडविल है उसकी, वो एक असेट्स खरीद रहा है, बाइंग कर रहा है। ऐसा नहीं कि उस लोन के बाद में उसकी वर्थ कम होने वाली है। अगर आपने बहुत ख़राब जगह ही घर लिया है कि वेल्थ नहीं बन रही, वो एक अलग बात है, वरना उसकी वेल्थ बनने वाली है। तो क्या म्यूचुअल फंड एसआईपी करते हुए साथ में उस लोन का बर्डन को कम किया जा सकता है कि हमने 15-20 साल के लिए लोन लिया है और साथ में ही हम म्यूचुअल फंड एसआईपीज भी हमारी 15-20 साल तक चलाते रहें, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर कुछ? बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन इस सवाल का जवाब पे आने से पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं चाहूँगा लोगों को पता होने चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो एक बहस छिड़ी हुई है, हर जगह आप देखेंगे, पॉडकास्ट में आप देखेंगे, बाइंग वर्सेस रेंटिंग, खरीदें या रेंट पे रहना, ज़िंदगी भर रेंट पे रहें, इस चीज़ को लेके। तो सबसे पहले तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट वहाँ से आता है। तो ऑल्दो मैं मतलब बोलूँगा कि हाँ, रेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ मैं ज़िंदगी भर नहीं रह सकता, मुझे अपना घर कभी ना कभी तो चाहिए। तो अगर आप अपने करियर के इनिशियल स्टेज पे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अवॉइड करें होम लोन लेना या घर खरीदने की जल्दीबाजी आप ना करें। जब तक आपके पास एक अच्छी सैलरी ना हो, बड़ा पैकेज ना हो, जब तक आप एक करियर के अच्छे स्टेज पे ना आ जाएँ कि हाँ, मैं सेटल हो गया सही तरीके से, तब तक लोन में ना ही घुसो तो अच्छा है। आपके लिए कोई भी लोन अच्छा नहीं है उस वक़्त। अल्टीमेटली हाँ, ठीक है कि घर आपका होगा, आप किराए पे दोगे, उससे बेटर है कि आप उसका लोन उतार दो वगैरह, वगैरह। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम एसेट और लायबिलिटी की बात करते हैं, तो घर कभी भी एसेट नहीं हो सकता। जिस घर में आप रह रहे हो, वो एसेट नहीं है, क्योंकि एसेट वो चीज़ है जिसको आप बेच के पैसा कमा सकते हो। जिस घर में आप रह रहे हो, उसको आप बेचोगे तो हो नहीं, उसी में आप रहोगे, आपके बच्चे भी हो सकता है उसमें रहें, तो उस घर को आप बेच नहीं सकते। बेच दोगे तो रहोगे कहाँ? तो वो एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी कैसे है? घर मेंटेनेंस मांगता है, आप रहते हो तो उसके अंदर टूट-फूट होती है, कुछ ना कुछ होता है, कभी ये रिपेयर, कभी वो रिपेयर, तो आपके पॉकेट से लगातार पैसा निकलता रहता है। तो दैट इज़ अ लायबिलिटी। तो घर अगर आप पहली बार लेना चाहते हो, तो अवॉइड करो कि आप करियर के इनिशियल स्टेज में या पहले 10 साल में घर की बात मत करो। अभी आपके पास टाइम है कि आप पैसा इन्वेस्ट करके, मे बी स्टॉक मार्केट हो, किसी भी दूसरी चीज़ में, दूसरे एसेट में, अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आती, भले ही वो एज़ सिंपल एज़ पीपीएफ ही क्यों ना हो, आप पहले पैसा जोड़ लो, इकट्ठा कर लो, उसको बढ़ने दो। बढ़ने के बाद जब आपको लोन लेना है, तो लोन के लिए आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाएँगे, बहुत सी डिफरेंट बैंक्स मिल जाएँगे जो आपको बहुत अट्रैक्टिव रेट्स पे होम लोन दे देंगे। अब लोन्स की एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जो लोन आपको मिलता है, वो हमेशा आपको रिड्यूसिंग रेट पे मिलता है। आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 लाख का लोन लिया और आपकी ईएमआई करते-करते 1 लाख का लोन आपने पूरा कर दिया। अभी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 9 लाख। 9 लाख। तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 9 लाख पे। 9 लाख पे। जब तक वो 10 लाख का लोन था, तब तक इंटरेस्ट लग रहा था 10 लाख पे। अब लगेगा 9 लाख पे, फिर आप 1 लाख और उतार दोगे, अब वो इंटरेस्ट लगेगा 8 लाख पे एंड सो ऑन। आपका जो इंटरेस्ट है वो लगातार कम होता चला जाता है पीरियड के साथ-साथ। दूसरी तरफ जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग फॉलो होती है। आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, आपको रिटर्न्स मिले 10%, यानी कि 1,10,000 हो गए। 1,10,000 हो गए। अब आपके पास कैपिटल कितना हो गया? 1,10,000 रुपए। अब उस पे 10% आप जोड़ो, 1,10,000 पे 10% एंड सो ऑन। जैसे-जैसे आपका कैपिटल बढ़ता रहता है, आपकी ग्रोथ एक्स्पोनेंशियल बढ़ती है और जब हम लोन की बात करते हैं, तो लोन उसी तरीके से डाउन आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सैलरी है 1 लाख रुपीज़ की और आप एक घर लेते हैं
उस घर पे आप ईएमआई पे कर रहे हैं 25,000 रुपये की, एग्जाम्पल, कहीं मे भी किसी छोटे शहर में लिया, आई नो घर की कीमतें बहुत हाई हैं, तो 25,000 की आपकी ईएमआई है। उसी के साथ साथ अगर आप 25,000 रुपये एसआईपी में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इन दी एंड जब आप देखेंगे, मे बी 15 साल बाद आपने 15 साल का लोन लिया, 15 साल के लिए आपने पैरेलली सेम अमाउंट की एसआईपी करी, तो इन दी एंड जब आप देखेंगे तो जितना आपने इधर इंटरेस्ट नहीं पे किया, उससे ज़्यादा आप यहाँ एसआईपी से कमा लेंगे पैसा। तो एक तरह से आपका जो घर है वो या तो टू द कॉस्ट पड़ेगा आपको, जितने का था आपने उसका एडिशनल कुछ दिया नहीं, या फिर जितने का वो घर था आपने उसके ऊपर पैसा कमा लिया इन्वेस्टमेंट्स करके। तो लोन के साथ ज़रूरी ये है कि मतलब मेरा रूल ये रहता है, जितने का मेरा लोन चल रहा है उतने की मैं एसआईपी करूँ। अगर मेरा लोन 10,000 रुपये की ईएमआई का है तो मैं 10,000 रुपये की एसआईपी करूँगा। मेरा अगर 40,000 रुपये की एसआईपी जा रही है तो मैं 40,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट्स करूँगा। अब मैं 40,000 की एसआईपी भी दे रहा हूँ, 40,000 की इन्वेस्टमेंट्स भी दे रहा हूँ, यानी कि मेरी सैलरी काफ़ी अच्छी होगी उस हिसाब से। तो अल्टीमेटली आप जितना कमा रहे हैं आपको पैर उतने फैलाने होंगे, और आपको इन चीज़ों को सही से बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि इन दी एंड आप एक विन सिचुएशन में हो, लूज वाली सिचुएशन में आप ना रहो। एक आपका मैंने वीडियो भी देखा था जो कि काफ़ी वायरल भी हुआ था कि आपने कोई गाड़ी ली थी, उसके ऊपर आपने बहुत मतलब मोटा एक अमाउंट बचा लिया था। तो उसके पीछे की सोच क्या थी और आपकी आपने वो कैसे किया? और आने वाले जो लोग हैं जो कि आजकल हर किसी को गाड़ी चाहिए, तो वो कैसा अपना नया कार खरीदते हुए पैसा बचा सकता है? अब देखिए, मैं जब गाड़ी लेने निकला था तो मैंने सभी कार्स में मतलब एक तरह से विजिट करके डिफरेंट डिफरेंट शोरूम्स में, ब्रांड्स पे, तो एक प्राइसिंग सेट हो गई थी कि जिस तरह की गाड़ी मुझे चाहिए वो कोई भी 20-22 लाख से नीचे की नहीं थी। अब 20-22 लाख रुपए एक कार में खर्च करना लोन लेके, और कार क्या है, डेप्रिशिएटिंग एसेट है। हर साल 10% की वैल्यू उसकी डाउन होती है या मे बी उससे ज़्यादा होती है। गलती से एक्सीडेंट हो जाए, कहीं लग जाए तो वैल्यू बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाती है। तो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट पे मेरा अब की बार मन नहीं था कि मैं पैसा खर्च करूँ या अपनी पॉकेट से पैसा दूँ इस तरीके से कि मैं लोन भी बेयर करूँ। मैं ऑलरेडी लोन फ्री चल रहा हूँ तो लोन की टेंशन मुझे नहीं चाहिए थी इस तरीके से। तो अब कार देखो, आप ब्रांड न्यू कार लो, अपने घर ले आओ शोरूम से निकाल के, और घर पे पार्क करते करते मान लो कहीं स्क्रैच लग गया, तो आपके कार की कीमत तुरंत 40-50 हज़ार रुपये डाउन हो गई। जैसे ही आपने शोरूम से निकाली, घर पे कहीं मान लो कहीं लग गई, कुछ हो गई 1 महीने के अंदर, तो 40-50 हज़ार रुपये की वैल्यू तो वहीं डाउन हो गई। तो अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं यूज्ड कार की। मैंने हुंडई वर्ना बाई की है, टॉप मॉडल है, यूज्ड कार है, जिसकी आज के टाइम पे कीमत है 21 लाख रुपए की, लेकिन मुझे वो पड़ी 14 लाख रुपए की। तो कितना बड़ा डिफरेंस है? सीधा 7 सीधा लाख रुपए का 7 लाख डिफरेंस है। रुपए। और वो कार मैंने ली है 1.5 साल पुरानी, किलोमीटर चले हुए थे 21,000, तो मुझे वो बेस्ट वैल्यू लगी। भाई, कार मैं आज लूँ 6 महीने बाद वो वैसे भी फिर भी वैसी दिखेगी, कार मैं 1.5 साल पुरानी ले लूँ वो फिर भी मुझे वैसी दिखेगी। तो अगर आपको एक अच्छी कंडीशन में सामने कार दिख रही है और जो आपको चाहिए वो भी आपको सब कुछ उसके अंदर मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर आप सेकंड ओन कार की तरफ भी जाते हैं ऐसे में, तो एक तरह से वो एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा, पर्सनल फाइनेंस पर्सपेक्टिव से, तो वो एक अच्छा डिसीजन है कि आप ये ले सकते हैं। 7 लाख रुपए सीधे सीधे बच गए। इन 7 लाख रुपए को अगर मैं लमसम कहीं पे डाल दूँ जो मेरे पास थे, तो अल्टीमेटली मुझे प्रॉफिट ही मिलेगा आगे चल के। सही है, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो हमने म्यूचुअल फंड कवर किया, एसआईपी कवर करी, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, टर्म प्लान ले लिया, और ये बेहतरीन चीज़ निकल कर आई कि आप कैसे अपनी कार के ऊपर एक अमाउंट को बचा सकते हैं। तो रंजन जी, आपको काफ़ी लंबा समय हो गया है ये इस तरह के फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट बनाते हुए, और खुद भी आप एक अच्छे खासे इन्वेस्टर हैं। तो क्या कुछ कौन सी बड़ी गलती जो आपने अपनी लाइफ में की है, या आप बोलेंगे कि आप व्यूअर्स को कि इनको नहीं करनी चाहिए? ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है? मिस्टेक्स में सबसे बड़ी मिस्टेक जो अभी तक मैंने की है वो है कि खुद की अकल ना लगा के सामने वाले की सुन के मैंने स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर निकाल लिया। और ऑनेस्टली बताओ, स्टॉक मार्केट नहीं थे, वो क्रिप्टो थी। बिटकॉइन का जब प्राइस चल रहा था 50 लाख, मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट्स की थी, अच्छी खासी की थी। बिटकॉइन गिरते गिरते आ गया 25 लाख पे, फिर आया वो शायद 21-22 लाख पे। तो किसी के कहने पे मैंने सारे बिटकॉइन बेच दिए, और आज बिटकॉइन कहाँ पर है? ये किस समय की बात बता रहे हैं? ये बात है 2021-22 के आसपास की। अच्छा, तब शायद एक रेगुलर 1 साल तक बिटकॉइन के अंदर गिरावट ही देखने को मिली। लगातार गिरावट आई थी। 22 की जाने 2023 की, ऐसी कुछ बात, 2022 की हम्म। बात थी, हाँ। तो मैंने, मुझे याद है कि बिटकॉइन बेच दिया था लगभग 22 लाख के आसपास पे, और आज वो कहाँ पर है? 1,16,000 के आसपास टच किया उसने। तो सोचिए कि जो इन्वेस्टमेंट उस टाइम मैंने 50 पे की थी, आज मुझे डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट होता उस पर। प्लस मैं बिटकॉइन में अगर रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करता रहता उस बीच, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, बहुत रिस्की होता है। क्रिप्टो से आप जितना दूर रहें उतना अच्छा है। लेकिन मैं अपनी एक मिस्टेक की बात कर रहा हूँ कि आप चाहे कहीं भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, स्टॉक मार्केट हो, आप क्रिप्टो में करते हैं, कहीं भी करते हैं, हमेशा
अपनी डिसीजन मेकिंग के थ्रू ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, किसी दूसरे के सामने पास- वाले के कहने पर मत कीजिए, क्योंकि सामने वाले ने जो एक्सपीरियंस किया है वो पता नहीं किस लेवल पे किया है, क्या उसने गलती करी है, किस मार्केट पे उसने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया था जहाँ पर उसको लॉस देखने को मिला, लेकिन उसने आपको बोल दिया है कि हाँ लॉस होगा और आपने इन्वेस्टमेंट्स करना बंद कर दिया। ये इंसानों का एक माइंड भी है कि कोई कह देता है कि यार ये वाला स्टॉक ले ले, कोई फ्रेंड कहता है कि यार यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर दे। ये लोग देखा देखी बहुत ज्यादा करते हैं। इवन आप मानेंगे नहीं कि म्यूचुअल फंड के केस में भी लोग ऐसा कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप और मैं सेम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आपको म्यूचुअल फंड में 1 साल बाद रिटर्न्स मिल रहे हो 13% के और मुझे मिल रहे हो 7% के, ठीक है। तो कोई मुझसे कहेगा कि यार इस म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दूं, मैं कहूँगा ना यार 7% रिटर्न्स मिले 1 साल में। लेकिन अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या कहेंगे, 13% रिटर्न्स दे रहा है, बढ़िया डाल ले। तो आप समझिए, दो लोगों का माइंडसेट समझिए। सेम म्यूचुअल फंड के लिए आपका माइंडसेट अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है। तो ये डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें मिले हैं। आपको पॉजिटिव मिला है, मुझे नेगेटिव मिला है। ये अगेन डिपेंड करता है कि किस मार्केट में आपने पैसा डाला था, कितना पैसा डाला था, मैंने किस समय पैसा डाला था और कितना डाला था, जो लॉसेस मुझे देखने को मिले। तो सामने वाले का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट हो सकता है। मे बी वो ओवर कॉन्फिडेंट हो कि इसमें डाल दे भैया बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, और आपने डाल दिए, लेकिन देखा तो मार्केट धड़ाम हो गई और आपको नुकसान हो गया। तो हमेशा जैसे मैंने कहा कि अपनी बेसिक नॉलेज पे ध्यान दो, सीखो, समझो, 2-3 महीने लो, 4 महीने लो। उसके बाद आपके ऊपर अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने अगर इसके अंदर पैसा डाला है तो मैंने कुछ सोच समझ के डाला था। सोच समझ के डाला है तो मैं इसको होल्ड भी करूँगा। होल्ड करूँगा तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आपको वहाँ प्रॉफिट देखने को मिलेगा। नहीं भी मिलेगा तो एटलीस्ट आपके पास एक खुद की लर्निंग होगी कि भाई मेरा डिसीजन था इन्वेस्ट करने का, वो डिसीजन सही नहीं गया, तो अब मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, मुझे और क्या देखना चाहिए फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए फ्यूचर में। कभी भी किसी को कॉपी मत करो, कभी भी किसी की देखा देखी में, किसी के बोलने पे इन्वेस्टमेंट्स मत करो। तो रंजन जी, ऐसा आपने कहा कि क्रिप्टो के अंदर आपने बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया था और आपको लॉस भी हुआ है, लेकिन एक देखा जाए ना तो आजकल क्रिप्टो का एक बूम आ रखा है। बहुत ज़्यादा लोग उसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। और एप्लीकेशन का नाम नहीं लूँगा, अभी 2-3 दिन पहले खबरें आई थी कि वो हैक भी हो गया, Hack कुछ हो उनका गया। करेंसीज बिटकॉइन वो हैक हुआ था, बहुत बड़े अमाउंट के कुछ साथ में हैक कुछ हुआ 100 था। करोड़ डॉलर हाँ, उनके तो लूज क्या हुए। ये क्रिप्टो सही है? इसको कोई रेगुलेट कर रहा है भारत के अंदर, या फ्यूचर को देखते हुए हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि क्रिप्टो के अंदर भी एसआईपी का बूम आ रखा है अभी कि क्रिप्टो के अंदर एसआईपी करो, क्रिप्टो के अंदर एसआईपी करो। तो देखो एसआईपी का तो मुझे नहीं पता कि एसआईपी आज के टाइम पे कोई करेगा या नहीं करेगा क्रिप्टो के अंदर, लेकिन हाँ जैसा आपने कहा कि क्रिप्टो को लेके अभी हवा बहुत ज़्यादा है। देखो रीज़न एक ही चीज़ का फाइनली वही निकल के आता है कि आजकल लोगों को क्विक मनी चाहिए, सबसे पहले पैसा चाहिए। फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट करेक्शन के बाद एकदम से रिवर्स हुई हो, जैसे कोविड के टाइम पे हुई थी, और या अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं, जहाँ जैसे मैंने बोला कि बिटकॉइन जो प्राइस था वो 25,000 के आसपास पहुंचा था, अभी वो 1 लाख के ऊपर गया है, ऐसे करके। ये असल में मैं डॉलर बात कर रहा हूँ, 25,000 डॉलर, 1 लाख डॉलर, रुपीज़ नहीं है। तो इन्होंने ठीक जो है। 1 करोड़ बोला ना, वो 1 करोड़ रुपीज़ है असल में, तो वो डॉलर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो वो चल जाएगा उधर, ठीक है। तो क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है जिसने लोगों को 1000%, 2000% तक रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम डोजी कॉइन की बात करते हैं, सोलाना की बात करते हैं, एवैक्स की बात करते हैं, ऐसे बहुत से क्रिप्टो कॉइन्स हैं जिनके बारे में मैंने अपनी वीडियोस में भी बात की है। तो ये वो कॉइन्स थे कि लोगों ने 1 लाख रुपए डाले और 50 लाख निकाले, 50 लाख डाले तो पता नहीं कितने करोड़ निकाले। लोगों ने पैसा बनाया है, अच्छा। जो क्रिप्टो ट्रेडर्स होते हैं। लेकिन हर कोई ऐसा पैसा बना सकता है, ये बहुत बहुत मुश्किल काम है क्रिप्टो में। क्योंकि आप मान लिए कि 1 लाख लोग जब क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते होंगे तो शायद उनमें से 5-10 लोग ऐसे होंगे जो करोड़ों रुपया लेके निकलते होंगे। अगेन वही बात है कि आप सही समय पर सही जगह मौजूद थे। तो क्रिप्टो बस रिस्की गेम है, रेगुलेशन इसका इंडिया में नहीं है। कल को आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, आपके पैसा आपके अकाउंट से निकल जाता है, कुछ भी ऐसा लीकेज होता है, तो इंडिया में कोई भी सरकार या कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो आपको सपोर्ट करे। मे बी साइबर क्राइम थोड़ा बहुत सपोर्ट दे दे, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट वो भी शायद ना दिखाए। तो क्रिप्टो में रेगुलेशन इंडिया में तो नहीं है। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो मैंने हमेशा अगेन इस चीज़ को रिपीट किया है कि जो आपके पास बिल्कुल एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है, कि मेरे पास मान लीजिए 10,000 रुपये रखे हैं, अगर ये 10,000 के 10,000 ख़त्म भी हो जाएँ तो मैं रात को सो सकता हूँ आराम से, मेरी नींद नहीं उड़ेगी। अगर ऐसा कोई पैसा आपके पास रखा हुआ है कि चलो ठीक है डाल देते हैं, जब प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट निकाल लेंगे, वो पैसा आप क्रिप्टो में डाल सकते हैं। लेकिन अपनी हार्ड अर्न्ड मनी, एक ऐसा पैसा जिसको आपको साल बाद चाहिए, 2 साल बाद चाहिए, किसी पर्टिकुलर गोल के लिए, बहुत ज़रूरी जगह पर, तो ऐसा पैसा कभी भी क्रिप्टो में आप ना डालें। तो लेकिन जैसे बिटकॉइन की कॉस्ट तो आज बहुत ज़्यादा पहुंच चुकी है, करोड़ों में हो चुके हैं। अगर इंडियन जी। करेंसी के अंदर मैं बात करूँ तो हाँ। उसकी, है ना, डॉलर्स के अंदर हम बात करते हैं तो लाखों में है। तो क्या मैं उसको 10,000 रुपये में खरीद सकता हूँ बिटकॉइन को? खरीद सकते हैं आप 10,000 में खरीदिए, आप 5,000 में खरीदिए,
बिटकॉइन में तो आपको 0.0000 समथिंग वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा। तो आप जितने भी बाय करना चाहते हैं आप बाय कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 1 लाख होने चाहिए, 2 लाख होने चाहिए, इस तरीके से। तो कैश में आप बिटकॉइन बाय कर सकते हैं। बट अगेन वही है कि जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बाय कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड है या नहीं है। प्लेटफॉर्म्स आजकल देखने को मिल रहा है कि कैसे कैसे हैक हो रहे हैं, लोगों का पैसा अटक जाता है, वो रिडीम नहीं कर पाते। तो बहुत ध्यान से मेरे ख्याल से क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है, अगर आप क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं तो। जा रहे हैं तो आपने ये पॉडकास्ट के माध्यम से देखा कि क्रिप्टो जो आजकल कितना हवा बना के आपको दिखाया जाता है, उतना सच है नहीं, उतनी रियलिटी है नहीं। बाकी फाइनेंस के बारे में तो रंजन जी ने काफ़ी डीपली आपको बताया, तो रंजन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जयपुर पधारने के लिए आपका सबसे हार्टली मैं धन्यवाद कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इस पॉडकास्ट में आपने जो सवाल किया, आई होप कि ऑडियंस को काफ़ी कुछ नॉलेजेबल चीज़ें आज इस पॉडकास्ट के थ्रू मिली होंगी। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन। अगर आपके भी कोई सवाल रह गए हो, कुछ बेर से छूट गया हो, पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, एसआईपी के बारे में आपकी भी कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। रंजन जी हर एक कमेंट का जवाब आप दे देना, देखते रहना, नहीं तो मैं दे दूंगा। कोशिश पूरी कीजिए। और इसी तरह से हमें प्यार दीजिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिएगा। चलिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।